बच्चों दिख रहा है सभी को? ओके, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं आपका। अब वो कहता है कि ये जो फिनोमिना हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर बोला आपने, क्या हम सेमीकंडक्टर्स को बना सकते हैं? क्या हम किसी की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं? तो फिनोमिना है यस, क्योंकि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक। कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक। और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक है ना, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ट्रेवल कर जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक में आप, मतलब हम, वी हैव टू ऐड एन एक्सटर्नल सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजायर्ड इम्प्योरिटी। हम क्या ऐड करते हैं इसके अंदर? डिजायर्ड इम्प्योरिटी, सो दैट इट्स कंडक्टिविटी कैन बी एनहांस्ड। इसकी कंडक्टिविटी को आप बढ़ा सके, कंडक्टिविटी कैन बी एनहांस्ड। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा, वो आप याद कर लेना। ये दो तरह के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपके। एक होता है एन टाइप और एक होता है बच्चों आपका पी टाइप। कौन कौन सा? एन टाइप और दूसरा कौन सा है? पी टाइप। अब ये क्या है, क्यों है, ये समझिएगा। अब मैं आपको एक बहुत छोटी हिंट दे रहा हूँ, जुगाड़ दे रहा हूँ। इस जुगाड़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जुगाड़ है। एन टाइप और पी टाइप बोर्ड का फेवरेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन है। इसको याद कराने का आपको जुगाड़ दे रहा हूँ। एन का मतलब याद रख लेना नेगेटिव, होता नहीं है ये जुगाड़। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जुगाड़ क्या है इसका? एन का मतलब नेगेटिव और पी का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव। अब क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, ये भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। एन टाइप इज नेगेटिव। जनरली हम तीन ग्रुप लेके चलते हैं, मैं आपको साथ में ड्रॉ कर देता हूँ। तीन जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। सबसे आसानी से जिसकी आप डोपिंग कर सकते हो वो है ग्रुप 14। और ग्रुप 14 के मेंबर्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं कहे, शिव जी, सुनो, पार्वती। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स भी आपको आते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ये भी आपको पता है। और तो और आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट्स भी आते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ये आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ये 13 के, ये 14 के और ये 15 के। 13 वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी +3 है, 14 वाले की 4, और 15 वाले की हम कह सकते हैं -3 या +5 ये शो कर सकता है। ओके, तो अब एन टाइप कैसे बनेगा ये समझ लो। आसान सी ट्रिक दे रहा हूं आपको मैं। आप जो भी करोगे ना 14 के साथ करोगे। तो इसने कहा जब ग्रुप 14 एलिमेंट्स की डोपिंग, 14 एलिमेंट्स पर डोपिंग किसकी कर रहे हो आप? ग्रुप 15 एलिमेंट्स की कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ आ गया होगा कि भाई 14 का एलिमेंट है तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे? इसके पास 4 होंगे। इस 4 वाले को आप 15 से ग्रुप कंबाइन कर रहे हैं, जिसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5। तो अगर 4 वाले को 5 से कंबाइन कराओगे, यानी कि वो 5 देना चाह रहा है और आपके पास 4 लेने की क्षमता है, तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास एक बच जाएगा। एक क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा था एन टाइप मतलब होता है नेगेटिव। मेरी बात समझ आ रही है? ये मेरी बात समझ आई, हाँ या ना?
जल्दी बोलो बच्चों। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, इशिता, करण, क्रिश, अश्मित, समझ आया? नहीं आया। नहीं आया। फिर से रिपीट करता हूं बेटे। एक आदमी 4 रोटी खाता है और वो मेंबर कौन सी फैमिली का है, 14 ग्रुप का कोई मेंबर लो, वो 4 रोटी खाएगा। ठीक है बेटे, आपने उस 4 रोटी वाले को 5 रोटी दे दी खाने के लिए, ले बेटा 5 रोटी खा ले। बता क्या होने वाला है? 5 रोटी दे दी तो कितनी रोटी फालतू बची इसके पास? कितनी रोटी फालतू बची ऐश्वर्या इसके पास? एक रोटी, है ना? और रोटी को आप फेंक तो सकते नहीं, उस रोटी को आपको कैरी करना पड़ेगा। और कैरी कब तक करोगे? जब कोई और भूखा आपको रास्ते में ना मिल जाए। मेरी बात समझ आई? तो अब मैं पूछूं आपके पास, आप क्या कैरी कर रहे हो? आप बोलोगे एक रोटी। अब आप मुझे बताओ, ग्रुप 14 की डोपिंग किससे कर रहे हो आप? ग्रुप 15 से। 15 ने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए इसको? 5। 14 वाले कितने चाहिए थे? 4। बताओ क्या चीज फालतू है इसके पास अब? जल्दी बोलो ऐश्वर्या। एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा एन टाइप पे क्या होते हैं आप? एन टाइप इज नेगेटिव, जुगाड़ से मैंने बताया था आपको। अब बताओ 14 वाले पे क्या कहानी होगी? पी टाइप कब बनेगा? जब ग्रुप 14 की डोपिंग किससे कर दूं? ग्रुप 13। ग्रुप 14 की डोपिंग ग्रुप 13 से कर दूं। सेम कहानी। कितनी रोटी खाता है ये? 4 रोटी। लेकिन दी कितनी है आपने इस बार? 3 रोटी। तो अगर 4 रोटी वाले को 3 रोटी दोगे तो उसको क्या लगेगी? उसको भूख रहेगी ना उसकी? हाँ या ना? भूख मतलब उसका पेट खाली है। पेट खाली कितनी रोटी से खाली है? तो उसने क्या क्रिएट कर लिया? एक एक होल क्रिएट कर लिया। होल मतलब डेफिशिएंसी। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? होल मतलब डेफिशिएंसी प्लस चार्ज। क्लियर है ऐश्वर्या? इज इट क्लियर? तो अब आपको कहानी समझ आ गई कि भाई अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। जब मैं एन टाइप की बात करते हैं तो ग्रुप 14 की डोपिंग 15 से हो रही होती है, और जब हम पी टाइप की बात कर रहे होते हैं तो ग्रुप 14 की डोपिंग 13 से हो रही होती है। जब 15 की 14 से होती है तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू बचता है। जो इलेक्ट्रॉन फालतू बचता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ध्यान रखना, इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। एम आई क्लियर? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बताओ पी टाइप में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए? कल सिखाया था मैंने आपको ये बात। होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एम आई क्लियर? हाँ या ना? बताओ अगर इसमें करंट फ्लो करने लगे तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर? है ना? जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के जस्ट उल्टा फ्लो करेगा। आप बताओ इस केस में क्या होगा? करंट विल फ्लो इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ होल्स, क्योंकि हम जानते हैं होल्स पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना? जल्दी बोलो बच्चों। स्टोरी क्लियर हो गई? अरे बोलो भाई बच्चों। एम आई क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड इफ आई एम क्लियर। ऐश्वर्या को समझ आ गया? आर्यन, अश्मित, इशिता को समझ आ गया?
क्रिश को समझ आ गया, गुड। पलक को समझ नहीं आया? आगे आ जाइए जरा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब वो कह रहा है जैसे आप डोपिंग कर रहे हो ऐसे आप ग्रुप 16 की डोपिंग भी ग्रुप 12 से कर सकते हो, ऐसे ही आप ग्रुप 15 की डोपिंग ग्रुप 13 से भी कर सकते हो। अगर ये +5 शो करेगा तो, अगर ये +3 शो करेगा, नहीं ये +5 तो ये -3 शो करना पड़ेगा इसको। अगर ये -2 शो कर रहा है तो ये +2 शो करेगा। एम आई क्लियर? ये मैंने उल्टा लिख दिया। अगर ये -3 शो कर रहा है तो इट विल शो +3। ये क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह के भी आपके सेमीकंडक्टर्स बन सकते हैं। एग्जांपल है खाली इस पे समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब आता है इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनते जाना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब एक एटम का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आपके घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा होता है तो अपने साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपका कौन सा फील्ड होता है बताइए? विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? तो इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब वो सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज जो हमें स्टडी करनी है दैट इज कि क्या होता है पैरामैग्नेटिज्म, क्या होता है डायामैग्नेटिज्म, फेरो क्या होता है, एंटी फेरो क्या होता है। मैं आपको एक बहुत डायग्राम के सिंपल तरीके से आपको ये सारी कहानी सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। उस डायग्राम को समझ लीजिएगा तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। यहां मैंने लिखा विदाउट फील्ड, यहां लिखा मैंने विद फील्ड, और यहां लिखा मैंने सब्सटेंस। जो मैंने पहला सब्सटेंस लिया वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा का मतलब ही होता है वैसे सिंगल, और सिंगल क्या होते हैं याद रखना? अनपेयर्ड होते हैं। सिंगल क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, ठीक। तो आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया। ये जनरली वो सिनेरियो है जब हम सुबह सुबह स्कूल असेंबली में खड़े होते हैं ना, दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जैसे ही आगे से क्वेश्चन मिलता है यानी कि आप फील्ड में आ गए, तो जैसे ही आप फील्ड में आते हैं आप सारे के सारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो जैसे ही आप एक ही डायरेक्शन में आ गए तो क्या हुआ? आपके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन कब आई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? बिकॉज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू सिंक्रोनस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं ये जब अपने आप को प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे तो इसी अलाइनमेंट से इनका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना? सही है। अगर मैंने अब यहां से फील्ड हटा दिया, as soon as I remove the field, as soon as I remove the field, बताओ वापस कैसे हो जाते हैं? जैसे असेंबली खत्म होती है बच्चे क्लासेस में कैसे जाते हैं? डिसऑर्डर्ड तरीके से। तो उसका मतलब आपने जैसे ही फील्ड को हटा दिया मैग्नेटिज्म विल बी लॉस्ट, मैग्नेटिज्म विल बी लॉस्ट, खो जाएगा मैग्नेटिज्म आपका। एम आई क्लियर? हाँ या ना? ये था पहला सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसके बहुत सारे एग्जांपल आपने पढ़े थे एमओटी के अंदर भी। O2 आपका पैरामैग्नेटिक है, Cu2+ पैरामैग्नेटिक है, Fe3+ पैरामैग्नेटिक है, और Cr3+, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब ये क्या चीज होती है? डाया मतलब होता है पेयर्ड। तो ये पेयर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो पहले से ही मौजूद है। अगर आप इसे फील्ड में रखते भी हैं तो क्या होगा? सिर्फ इनकी अलाइनमेंट प्रॉपर होगी, लेकिन इनका जो फील्ड होगा
वो फील्ड बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इस केस में एक क्लॉकवाइज है और एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक प्लस हाफ है तो एक क्या है, माइनस हाफ, जिसकी वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं दे आर वीकली रिपेल्ड और रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ आ रही है? और इन सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, वीक ही इनकी, वीक या हम कह सकते हैं जीरो भी कह सकते हैं, लेकिन हम वीक वर्ड यूज करते हैं। इनका वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। एम आई क्लियर? और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पेयरिंग। पेयरिंग की वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया। इसका एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखने लगे तो बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है इसके अंदर वाटर होता है। वाटर हो गया, NaCl हो गया, ये दोनों इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के। ये समझ आ गया बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड अगर दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों को तो। पैरा एंड डाया, इफ सर दे आर क्लियर। हाँ बोलो ऐश्वर्या। डायामैग्नेटिक विदाउट फील्ड में कैसे एक्ट करता है? पैरामैग्नेटिक विदाउट फील्ड में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते ही नहीं है, लेकिन फील्ड में लगाने पर उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। मगर जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे वो वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि दे विल नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट। एम आई क्लियर? सर डायामैग्नेटिक पैरा तारो पैरा ही, पैरा जैसे ही आप फील्ड से हटा दोगे दे विल अगेन बिहेव एज नॉर्मल सब्सटेंस, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ऐश्वर्या बात समझ आई? सर डायामैग्नेटिक में भी सेम ही होगा? डायामैग्नेटिक और पैरा में डिफरेंस समझ आया तुम्हें? डाया में फील्ड की दिक्कत नहीं है। डायामैग्नेटिक में वो पहले से ही नेचर से क्या प्रेजेंट है, वो लोग पेयर में प्रेजेंट है। तो उनकी पेयर रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक मूवमेंट को ना होने देने के लिए, क्योंकि क्लॉकवाइज किसे कैंसिल कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी को कैंसिल क्लॉकवाइज कर रहा को। है। ठीक है बेटे? यस सर। अब आ जाइए थर्ड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। ये क्या होते हैं? फेरो आपने सुना होगा, जितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है ना, दे ऑल आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है। देखिएगा, थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। क्या होता है फेरोमैग्नेटिक, ये समझ लीजिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसके अंदर पहले से ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे कि ये। इनके अंदर एक खास बात आप नोटिस करना कि ये बिना फील्ड के भी ज्यादातर इनके प्रॉपरली अलाइंड होते हैं, बिना फील्ड के भी। अब जैसे ही आप इसको फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो बचे कुचे रह गए थे जो प्रॉपरली अलाइंड नहीं थे वो भी प्रॉपरली अलाइंड हो जाते हैं। एम आई क्लियर? हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि अगर फील्ड ना भी हो तब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इवन इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। एम आई क्लियर? आप अगर फील्ड नहीं भी दे रहे हैं तो फील्ड की एब्सेंस में भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर पा रहा है। हाँ या ना? जल्दी बोलो। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी ये क्या कर पा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर पा रहा है। इसका मतलब ये कैसे सब्सटेंस हो गए बच्चों? दीज आर नोन एज परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परमानेंट मैग्नेट। एम आई क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसा बच्चों इसलिए हो पाता है क्योंकि ना, अगर हम आपको और बारीकी से बताऊं तो जो मैग्नेट के अंदर ना बहुत छोटे छोटे हिस्से बने होते हैं, इन हिस्सों को बोलते हैं हम लोग डोमेन्स। क्या बोलते हैं इन हिस्सों को? डोमेन्स बोलते हैं। और इन डोमेन्स में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये मौजूद हैं, मगर ये प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं, ये आपको चेक करना होता है। तो होता क्या है कि जब हम डोमेन्स की बात कर रहे होते हैं, ये देखो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ डोमेन्स में। ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है कि आपके ये ऐसे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसको फील्ड में रख दिया
इनकी इन सभी डोमेन्स की मूवमेंट कैसी हो गई, यूनिडायरेक्शनल हो गई। जो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट साइड में भी थी ना, वो डायरेक्शन कैसी हो गई, फील्ड में जाते ही प्रॉपर हो गई। और अगर फील्ड में जाके ये प्रॉपर हो गई, जहां पहले भी ये शो कर रहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वहां फील्ड में जाके ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और अगर आप फील्ड हटा भी दोगे तब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। एम आई क्लियर? क्यों बेटा, बात समझ आ गई सभी को? काइंडली रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। बच्चों ये समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। गुड, एक बच्चे को, दो को, तीन को, 4 5 6। ठीक है, ये अगर समझ आ गया तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है। अगर देखें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के हम सबसे बढ़िया बात जानते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, आयरन जो होता है, कोबाल्ट जो होता है, और निकल, ये तो बहुत बढ़िया मैग्नेट बनाते हैं। और दुनिया की सबसे अच्छी जो मैग्नेट्स होती हैं वो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, वो बनती हैं आपकी गैडोलिनियम से। किससे बनती है? गैडोलिनियम से। तो ये सबसे बढ़िया मैग्नेट्स बनाते हैं। जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इस मैग्नेट से किए जाते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? अब इसमें हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं बच्चों। एक रह गया है एंटी फेरो, एक फेरी, और एक रह गया है क्यूरी टेम्परेचर, जो हार्डली आपको 7 to 10 मिनट्स लेगा। वो मैं खत्म कर दूंगा आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीक आप लोगों का सॉलिड स्टेट का टेस्ट भी लूंगा। उससे पहले पहले मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराऊंगा थर्सडे को, और फ्राइडे को एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी हमारी, और सैटरडे में आपका टेस्ट भी होगा। तो मेक श्योर यू रिवाइज द एंटायर चैप्टर। मैं नोट शेयर कर दिया आप लोगों के साथ।